नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने बिहार चुनाव में दलित नेताओं का चेहरा का बोलबाला रहा है। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, पप्पू यादव, जीतन राम मांझी इत्यादि नेताओं का बिहार चुनाव में अहम भूमिका था। उसी में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अध्यक्ष रामविलास पासवान थे, जिन्होंने बिहार चुनावों में सहयोग देकर अहम भूमिका निभाई था। इसी विषयों को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार राज ने जानकारी साझा किया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने नवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष रूप से उपासना के फलों के महत्व बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। रामविलास पासवान एक बड़े दलित नेता का जाना। पिछले 3 दशक की बिहार की राजनीति को देखें तो 3 बड़े राजनीतिक खड़े रहे हैं, राजद, जदयू और भाजपा। बिहार की राजनीति में जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, उसमें रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा नहीं है। लेकिन ये तीनों पार्टियां भी इस स्थिति में नहीं है कि अकेले दम पे सरकार बना ले। बिहार में दलित बड़ी संख्या में 15 से 16% आबादी में है। 38 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं और 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। कमोबेश अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी दलितों की आबादी है। जब तक जीतन राम मांझी की उदय नहीं हुआ था, बिहार में एकमात्र दलित नेता के रूप में रामविलास पासवान जाने जाते हैं। जिन तीनों बड़ी पार्टियों का मैंने जिक्र किया है, उसमें कोई बड़ा दलित नेता नहीं था। इसलिए ये तीनों बड़ी पार्टियां दलित वोट को अपने पाले में खींचने के लिए लोजपा से गठजोड़ करना चाहती थी। यही रामविलास पासवान का बिहार की राजनीति में महत्व रहा। इसलिए बेशक रामविलास पासवान कभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन जो पार्टियां सरकार बनाना चाहती थी, उन्होंने हमेशा उन्हें महत्व दिया। उनकी महत्ता बताने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद की हार इसलिए हुई कि पासवान लालू यादव के साथ नहीं थे, बल्कि वह दलितों की एक बड़ी आबादी को अपने साथ लेते हुए लालू प्रसाद के विरोधी हो गए। नतीजन लालू यादव की राजद सरकार चली गई। सवाल उठता है, जब रामविलास पासवान का बिहार की राजनीति में इतना महत्व था, तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक क्यों नहीं पहुंचे। 1990 के दशक के बाद बिहार की राजनीति में लोजपा और कांग्रेस ऐसी पार्टियां हैं जिसकी वोट शेयर 7 से 10% के आसपास रहा, जबकि तीनों बड़ी पार्टियों का तकरीबन 20-22% वोट शेयर रहा। इस तरह ये तीनों बड़ी पार्टियां 2/3 मतों पर नियंत्रण रखती थी। कांग्रेस और लोजपा के पास तकरीबन 14 से 15% वोट होता था, बाकी वोट बिखरे रहते थे। जाहिर है, बिहार की राजनीति में लोजपा का वर्चस्व कभी नहीं बना, बल्कि उसे एक सहयोगी दल के रूप में ही देखा गया। ऐसे में अगर कोई पार्टी जो अकेले दम पर विधानसभा की सभी सीटों पर ना लड़ पाए और ज्यादा सीटें हासिल ना कर पाए, तो उसका नेता मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। किसी भी नेता के शीर्ष पद पर पहुंचने के लिए कद बड़ा होना चाहिए और उसके पास एक व्यापक जनाधार वाली बड़ी पार्टी होनी चाहिए। वर्ष 2005 के फरवरी का चुनाव देखें तो उनको 29 सीटें मिली थी, लेकिन 6 महीने के भीतर ही अक्टूबर 2005 के चुनाव में उनकी पार्टी ध्वस्त हो गई और उसे मात्र 10 सीटें ही मिली। रामविलास पासवान को लोग एक बड़े और अनुभवी नेता के रूप में जानते तो थे, लेकिन पूरे राज्य में और उनकी अपनी जाति और कुछ अन्य दलित जातियों को छोड़कर बाकी जाति समूहों में उनकी स्वीकारता नहीं थी। इन्हें अपनी जाति दुसाधों का 75 से 70% वोट मिलता रहा, लेकिन अन्य दलित जातियों का तकरीबन 40 से 65% वोट ही मिलता था। दलितों के बीच भी वोटों में अंतर दिखाई पड़ता था। इसके अलावा टिकट बंटवारे के समय में भी रामविलास पासवान का फोकस ज्यादातर दलितों पर ही रहता है। आमतौर पर लोग उन्हें एक अच्छे सांसद और जन सरोकार वाले बड़े नेता के रूप में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भले इनकी पार्टी बड़ी नहीं है, पर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी छवि बनी रही। 8 बार वह चुनकर
संसद पहुंचे और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। 2 बार बहुत बड़े अंतर से जीतने का मतलब है उन्हें अपने क्षेत्र की जनता का समर्थन और भरोसा हासिल था, और यह निश्चित रूप से उन्होंने जनता से सीधे संवाद और जन सरोकार के जरिए हासिल किया। उनके बारे में कभी नकारात्मक कहानियां भी सुनने को नहीं मिली। आज जब बिहार में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज चुका है, तब लोग रामविलास पासवान को निश्चित रूप से याद करेंगे। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। नवरात्रि पर इन 5 उपायों से जरूर प्रसन्न होती है देवी माँ। भरता है धन और वैभव का भंडार। शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गए हैं। 9 दिन के लिए माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के पहले दिन 3 देवी दुर्गा के पूजा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। फिर नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन पर सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले देवी लक्ष्मी, 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना होती है। अष्टमी और 9वीं तिथि पर कन्या पूजन कर माता की विदाई की जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने अशुभ फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि पर देवी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। देवी माँ अपने भक्तों को सुख, संपत्ति और आरोग्य का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा में लाल रंग के पुष्प का विशेष रूप से महत्व करना चाहिए। माता को लाल रंग का फूल बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी एक दिन कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय होता है और इस प्रकार से पूजा करने पे धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस पाठ को करने से पूजा में हुई भूल को क्षमा करने की बात कही गई है। यदि पूजा के दौरान कोई भूल चूक हो जाए तो आप दुर्गा सप्तशती के अंत में क्षमा प्रार्थना पढ़कर देवी से माफी मांग लेते हैं और आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। किसी भी शुभ कार्य, मांगलिक और धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना जरूर करनी चाहिए। ऐसे में नवरात्रि के पवित्र दिनों में घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान बनाना ना भूलें। इससे कार्य में आने वाली तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि पर कमल के फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की तस्वीर की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा के साथ आपको लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलेगी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।